अब हम अनुच्छेदों की बात करते हैं, आर्टिकल्स की बात करें। टोटल आर्टिकल धारा 5 से धारा 11। एक त्वरित नज़र डालें कि इससे पहले कि थोड़ा हम विस्तार से जानें इनके बारे में, एक त्वरित नज़र कि जो आर्टिकल 5 है, धारा 5, वो नागरिकता के बारे में प्रारंभिक जानकारी देता है। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 5 नागरिकता के बारे में प्रारंभिक जानकारी। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए हुए लोग। धारा 6 पाकिस्तान से भारत आए हुए लोग। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गए हुए लोग। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गए हुए। धारा 8 का संबंध है विदेशी प्रवासी से। विदेशी प्रवासी जिन्हें NRI कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ऐसे भारतीय जो विदेश में बस गए हैं, उनके बारे में ये है विदेश प्रवासी, 8वीं धारा। धारा 9 क्या है? धारा 9 है कि आपने यदि विदेश की नागरिकता प्राप्त की तो आप भारत की नागरिकता स्वयमेव खो देंगे। यानी 8वां विदेश प्रवासी, 9वां दूसरे देश की नागरिकता पाने पर भारत की नागरिकता खो देना। 10वां है नागरिकता संबंधी मामला और 10वां है नागरिकता संबंधी मामला, नागरिकता संबंधी, और 11वां है नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद। तो इस प्रकार आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक एक त्वरित हमने दिया कि प्रारंभ से लेकर संसद कैसे एक के बाद एक ये धाराएं किन मुद्दों को छूती हैं। अब एक एक मुद्दे की ओर थोड़ा बढ़ें। धारा 5, जैसा मैंने बताया, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बात करता है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान का प्रारंभ कब होता है? 26 जनवरी 1950। उसके पहले की बातों को लेकर नागरिकता संबंधी कुछ नियम बने और उसमें पहला बिंदु था जन्म भारत में हो, जन्म आधार। दूसरा, माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हो तो भारतीय नागरिकता। और तीसरा है संविधान लागू होने से पहले भारत में रह रहा हो। संविधान लागू होने से पहले। तो इस प्रकार अनुच्छेद 5 जन्म के आधार पर, लेकिन कानून के पहले, संविधान बनाने के पहले, संविधान बनने के पहले प्रारंभ की स्टेज, ये पहली धारा 5। धारा 6, जैसा मैंने बताया, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए उनके नागरिकता के मुद्दे। पाकिस्तान से भारत आए लोग, ये कब हुआ? 1947 के पार्टीशन में। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि विभाजन की बात जनवरी 47 में ही लगभग तय हो चुकी थी। विभाजन की बात जनवरी 47 में ही लगभग तय हो चुकी थी। तो इसलिए अनुच्छेद 6 जो है वो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है और परमिट की बात होती है। अब ये वाला जो प्रावधान है, कानूनी प्रावधान, अब इसके कोई मायने नहीं रहे, क्योंकि ये अब विभाजन की बात, समस्या ख़त्म हो गई है, विभाजन संबंधी समस्या ख़त्म हो गई है। फिर भी आप जान लें कि आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने की बात है, परमिट की बात है, और जो तारीख दी हुई है 19 जुलाई 1948 से पहले। 19 जुलाई 1948 से पहले यदि आए हो तो परमिट की ज़रूरत नहीं, लेकिन 19 जुलाई 48 के बाद यदि आए हैं तो परमिट लेना आवश्यक है। परमिट क्या होता है? परमिट होता है, क्या हुआ, कई लोग भारत में थे, पाकिस्तान चले गए, ये परमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी? और पाकिस्तान, भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 6 माह बाद इच्छा हुई, नहीं भाई वहाँ का माहौल बेकार है, पाकिस्तानी लोग आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी लोग दुष्प्रचारी हैं, आदि आदि, और हम वापस चलते हैं भारत। तो ये कब तक चलेगा? लेकिन फिर भी भारत का जो दिल है वो बड़ा विशाल है। भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया, एक कहता है ना, लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये वही लोग थे जो भारत से पाकिस्तान गए, इस
बेहतर सपने की उम्मीद में, लेकिन वहाँ उन्होंने पाया कि स्थितियाँ बहुत बेकार हैं तो वापस आने लगे। सुबह का भूला यदि शाम को माफ़ी मांग ले तो भूला नहीं कहलाता। उसी के तहत भारत सरकार ने इनको अनुमति दे दी कि भाई आप भारत आना चाहते हो तो आप आओ और एक परमिट बनवाओ। उस परमिट के तहत 6 माह पहले आपको रहना होगा। ये सुनिश्चित हो जाए कि आप अब यहाँ से फिर वापस नहीं जाओगे तो हम आपको नागरिकता की पात्रता देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो तारीख क्या थी परमिट लेने के लिए? 19 जुलाई 1948 के बाद आए हुए लोगों को परमिट की ज़रूरत थी। ठीक, ये है आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गए लोगों के बारे में है। जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हों, और ये कब है? 1 मार्च 1947 के बाद पाक गए हों किंतु वापस आ गए तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 1 मार्च 1947 भारत से पाकिस्तान, याद रखेंगे, पहला वाला है पाकिस्तान से भारत और अब है भारत से पाकिस्तान। वापस आ गए इसलिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पूरी प्रक्रिया होगी। ये आर्टिकल 7। अनुच्छेद 8 क्या बोलता है? अनुच्छेद 8 भारत के बाहर पैदा हुए या रह रहे बच्चे के बारे में है। जैसा मैंने बताया, विदेशी जन्म, विदेशी जन्म मतलब विदेश में जन्म, जिस बच्चे का जन्म विदेश में हुआ हो, जिसके माता या पिता भारतीय हों, उनके बारे में है। तो भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक हो गया यदि उसके माता या पिता भारतीय हैं। यद्यपि इसका बहुत दुरुपयोग हुआ, लेकिन समय आते स्थिति सुधार ली गई और 1986 में, जैसा मैंने बताया, अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और उसके बाद स्थितियां बेहतर हुई। आर्टिकल 9 बड़ा स्पष्ट है, जैसा मैंने बताया, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वयमेव समाप्त। आप किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते और यदि आपने ली तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो गई। बहुत सीधा सरल धारा है आर्टिकल 9। 9 नंबरी आप याद रखें। 9 नंबरी आर्टिकल उस व्यक्ति के लिए जो भारत की नागरिकता, जो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। अनुच्छेद 10 क्या है? अनुच्छेद 10 बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए और उसका संबंध हमारे व्यवहार से है, आदर्श नागरिकता से है। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना तभी संभव है जब तक आप कोई गलत कार्य ना करें। यदि आपने कोई गलत कार्य किया तो आर्टिकल 10 के तहत आप पे कार्रवाई होगी और आप नागरिकता से वंचित हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 10 हमारे लिए बहुत अहम है। हम सब जो यहाँ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस समाज में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत जानना जरूरी है कि ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में है जिसके तहत हम अपनी नागरिकता से वंचित हो सकते हैं और ये प्रावधान धारा 10 में है। और 11वीं और अंतिम धारा है कि नागरिक संबंधी कानून, नागरिकता संबंधी कानून संसद ही बना सकती है। और संसद में कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। तो इस प्रकार ये धारा 5 से लेकर धारा 11 तक आपको मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी कि किसके बाद क्या है। हमने बहुत विस्तार से भारतीय नागरिकता इसका अध्ययन किया है, बहुत से बिंदुओं को छुआ और अब तक ये विश्वास है कि आप लोग नागरिकता की अहमियत समझ गए होंगे, एक अच्छा नागरिक कौन होता है ये समझ गए होंगे और परिणाम स्वरूप अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करेंगे। भारतीय नागरिकता जैसा भारतीय संविधान कुछ विशेष बातें रखता है अपने साथ। भारत का एकमात्र संविधान है जो इतने बड़े उसमें लिखित है, सबसे बड़ा लिखित संविधान विश्व का है। ये भारत के संविधान की विशेषता है और भारत के संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये ऐसा संविधान है जो जनता के द्वारा बनाया गया है और जनता को समर्पित है।
जैसे संविधान की विशेषताएं हैं, ऐसे ही भारत के नागरिकता के प्रावधान की भी विशेषताएं हैं। तो अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिकता की कुछ विशेषताएं या कुछ लक्षण क्या हैं। पहला, इकहरी नागरिकता है हमारे यहाँ, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। भारत में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अर्थात क्या हुआ? अर्थात ये कि भारत का रहने वाला निवासी भारत का ही नागरिक होगा। वो भारत की नागरिकता के अलावा छत्तीसगढ़ की भी नागरिकता नहीं ले सकता, किसी राज्य की नागरिकता नहीं ले सकता, वो देश की ही नागरिकता लेगा। विश्व के कुछ देशों में ये प्रावधान है कि देश का नागरिक हो, उसके बाद किसी राज्य के भी नागरिक हों, क्योंकि वे राज्य स्वयं में एक राष्ट्र का रूप लिए हुए हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संघीय प्रणाली तो है और संघीय प्रणाली के तहत दोहरी नागरिकता का प्रावधान रहता है सामान्यतया, लेकिन भारत में संघीय प्रणाली होते हुए भी हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है। संघीय प्रणाली क्या है ये आप किसी अन्य अध्याय में देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। इतना भी जान लें कि संघीय प्रणाली में दोहरी नागरिकता सामान्यतया होती है, लेकिन भारत संघीय प्रणाली की राजनीतिक व्यवस्था होते हुए भी इकहरी नागरिकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नागरिकता को वैसे तो इकहरी है, एक ही नागरिकता है राष्ट्र की। हम भारत के नागरिक हैं, हम पंजाब के नागरिक नहीं कहते, या हम ये भी नहीं कहते कि मैं भारत का और पंजाब का नागरिक हूँ। कहते हैं क्या? नहीं कहते। तो नागरिकता इकहरी। हमारी दूसरी विशेषता है कि यद्यपि नागरिकता इकहरी है, लेकिन नागरिकता का विषय जो है वो संघीय मामले में रखा गया, यानी कॉन्करेंट लिस्ट, संघीय विषय माना गया है। संघीय विषय क्या है, संघ क्या है, ये आप अन्य अध्याय में पढ़ चुके होंगे। ऐसा मानते हुए मैं चलता हूँ और आपको केवल इस बात से वाकिफ करूँगा कि इकहरी प्रणाली होते हुए भी ये विषय जो है वो संघीय में डाला गया। तीसरी विशेषता, नागरिकता के मामले में भारत बहुत उदार दृष्टिकोण अपना रहा है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि भारत ने समय समय पे जो संशोधन किए नागरिकता के मामले में, वो भारत की उदारता को बताता है। उसने पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान गए हुए भारतीयों को पूरा मौका दिया भारत में शामिल होने का। उसने भारत के बाहर रहने वाले लोगों को पूरा मौका दिया भारत की नागरिकता पाने का। उसने विदेश में जन्म लिए लोगों को पूरा मौका दिया, और उन विदेशियों को भी भारत पूरा मौका देता है भारत के निवासी बनने का, जो भारत में रहने के इच्छुक हैं, यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हैं, यहाँ के जीवन शैली में खपना चाहते हैं, यहाँ के जीवन शैली में रमना चाहते हैं। तो तीसरी विशेषता है बहुत उदार दृष्टिकोण नागरिकता के मामले में अपनाना। और चौथा और अंतिम, नागरिकता संबंधी कानून संसद को है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया। ये चार विशेषताओं के बाद एक नज़र डालें कि एक आजकल मुद्दा चलता है दोहरी नागरिकता। वैसे तो भारत की इकहरी नागरिकता है, मैंने कहा, लेकिन विश्व में आजकल कुछ एक दोहरी नागरिकता का मुद्दा चल रहा है। ये दोहरी नागरिकता क्या है, किसे कहते हैं दोहरी नागरिकता? नागरिक संशोधन अधिनियम 2005, मैंने आपको बताया 1955 का पहला कानून, उसके बाद पहला संशोधन 1986, उसके बाद 1992 में एक दो संशोधनों का जिक्र किया, और ये 2005 के संवैधानिक संशोधन के बारे में बात करूं तो ये दोहरी नागरिकता संबंधी संशोधन है। 2005 का नागरिकता संशोधन अधिनियम दोहरी नागरिकता से संबंधित है। इसमें क्या है? पहली बात, भारत और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों के लोग 26 जनवरी 50 के बाद यदि भारत से चले गए तो भारत की नागरिकता पा सकते हैं। मैं पुनः दोहरा दूं कि इस संशोधन के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर विभिन्न देशों में रह रहे सभी लोग
जो 1950 के बाद भारत छोड़ के चले गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बनने योग्य हो गए थे, भारतीय नागरिक बनने योग्य रहे हों। लेकिन पहली बात, पहली शर्त, पहली चीज, भारतीय नागरिक बनने योग्य रहे हों। कब? 26 जनवरी 50 को। दूसरी, उसके बावजूद वे भारत छोड़कर विदेश में कहीं रहने चले गए। तीसरी बात, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर किसी अन्य देश में चले गए। ये तीन में यदि ऐसा है तो उन्हें OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अप्रवासी भारतीय, शॉर्ट में OCI का दर्जा दिया गया। कितनी उदारता है। भारत में रहने की पात्रता रखते हुए भी जो 26 जनवरी के बाद छोड़ के चले गए, किसी भी देश में बस गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर, ऐसे लोगों को OCI अर्थात भारत के प्रवासी नागरिक के लिए वे पंजीकरण के पात्र हो गए तो दोहरी नागरिकता मिलती। इनको दोहरी नागरिकता दी गई, ड्यूअल सिटीजनशिप। ऐसे भारतीयों को जो 26 जनवरी 50 को भारतीय होने की पात्रता तो रखते थे, लेकिन फिर भी यहाँ न रह के 26 जनवरी 50 के बाद विदेश चले गए, वहाँ बस गए, वहाँ की नागरिकता ले लिए, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? भारतीय नागरिक, भारत के ओवरसीज सिटीजन बन सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा? प्रोसीजर, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके पश्चात उन्हें दोहरी नागरिकता मिलेगी। दोहरी नागरिकता के संबंध में आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दें कि दो तरीके की श्रेणी बनाई गई। एक तो PIO, ये बाहर रहने वालों के लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या कहते हैं इन्हें? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। और दूसरी श्रेणी हुई OCI, जिसका मैंने जिक्र किया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसका प्रावधान 2003 में किया गया। और ये जो PIO का जो प्रावधान था, ये 1993 का था। इन दोनों श्रेणियों को मर्ज करके, इन दोनों श्रेणियों को एकीकृत कर दिया गया है और ये किया गया 2015 के नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत। नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत इन्हें मर्ज करके एक तरह की नागरिकता दे दी गई, ड्यूअल नागरिकता। लेकिन ये संशोधन कब हुआ? 2015 के नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत। तो इस प्रकार बच्चों, पूरे विस्तार से नागरिकता संबंधी जानकारियां आपको दी गई। इस अध्याय के प्रारंभ में मैंने बहुत सारे प्रश्न उठाए थे जिसका संबंध नागरिकता से था, और कई नामों को मैंने लिया था, और उसके पीछे प्रयास था कि आपके मन में नागरिकता से जुड़े हुए सवालों के प्रति कौतूहल जागे और ये बात को समझें कि नागरिकता का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, और 2 साल पहले जो देश में नागरिकता का मुद्दा गरमाया था वो आखिर क्या है। मैंने उस मुद्दे पर तो अभी बात नहीं की है, जो किसी अन्य अध्याय में आएगी वो बातें, लेकिन फिलहाल आप समझ लें कि नागरिकता को लेकर देश में जो इतनी गर्मी थी किसी समय 1-2 साल पहले, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि वह मुद्दा हमारे इतने सारे सवालों से जुड़ा था जिसे मैंने शुरू में बताया है। उम्मीद है कि इनके उत्तर आपको मिल गए होंगे, नागरिकता का मुद्दा आपके स्पष्ट हो गया होगा और अच्छे नागरिक बनने का प्रयास आप लोग अवश्य करेंगे। वर्तमान में एक नया विषय आया हुआ है, विश्व नागरिकता, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया को एक कुटुंब माना। भारत तो हमेशा इस बात का प्रोपोनेंट रहा है, सपोर्टर रहा है, जिसमें वो दुनिया को एक कुटुंब के रूप में देखता है। तो
जहाँ पहले नगर हित की स्वहित के बाद ऊपर नगर हित के बाद प्रांत क्षेत्रीय हित या परिवार हित, प्रांतीय हित, राष्ट्र हित, अब राष्ट्र हित से ऊपर समय आ गया है जब हमको विश्व हित का सोचना है। दुनिया बहुत छोटी हो चली है संचार माध्यमों के कारण, और दुनिया के पास ऐसे हथियार भी हैं कि एक देश के द्वारा किया गया गलत कार्य पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। वैसे ही एक देश के द्वारा किया गया अच्छा कार्य पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है अच्छे तरीके से। एक देश के द्वारा छोड़ा गया परमाणु बम पूरे विश्व को विनाश की ओर ले जा सकता है, और ऐसे ही एक देश के द्वारा की गई कोई खोज, जैसे अभी कोरोना काल में वैक्सीन की खोज एक देश के द्वारा की गई, उसने पूरे विश्व, भारत के द्वारा की गई, और भारत के द्वारा की गई वैक्सीन की खोज का असर हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में। यहाँ की वैक्सीन को विभिन्न देश की सरकारों ने अपनाया है, सराहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब हम विश्व नागरिकता की बात कर रहे हैं। अब समय आ गया है जब हम मात्र देश के आदर्श नागरिक न बने, बल्कि विश्व नागरिकता की सोचें। और यदि हम अपने देश के लिए ही आदर्श नागरिक बन जाएं, तो निश्चित रूप से विश्व नागरिकता की सोच में भी अच्छा विकास होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा।